भागीरथ जी का घर खुशियों से चहक रहा था। मयंक और शिवन्या की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। घर का माहौल इतना खुशनुमा था। भागीरथ जी का मिजाज हमेशा से शायराना था। उम्र भले ही 55 की हो गई थी, लेकिन दिल अभी भी 25 का था। मयंक और शिवन्या की शादी के बाद घर में रौनक तो आई, पर भागीरथ जी का रोमांस कम नहीं हुआ। नीलिमा, देख तो आज बाजार में क्या ताजा केसरिया जलेबी मिली है, बिल्कुल तुम्हारे गालों जैसी गरम और मीठी। अरे जाइए, शर्म कीजिए, बहू रसोई में है, सुन लेगी तो क्या कहेगी। बुढ़ापे में आपकी सुई वहीं अटकी है। तभी शिवन्या चाय लेकर आती है और मुस्कुरा देती है। पापा जी, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि पापा अभी भी आपके दीवाने हैं। मयंक तो ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं पाता। शिवन्या बेटा, मयंक कहाँ है? जी मम्मी जी, मयंक ऊपर कमरे में ऑफिस का काम कर रहे हैं। क्या हुआ? देख, मैंने और तेरे पापा ने सोचा है कि तुम दोनों अब घूमने जाओ। शादी के बाद से घर के कामों में ही उलझी हो। हमने तुम दोनों का हनीमून पैकेज देख रखा है। अरे भाई, बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों, मयंक की माँ सही कहा ना? हमारे जमाने में तो बस पास वाले मंदिर के दर्शन हो जाते थे, वही हनीमून था। हमने तो कभी अकेले सैर सपाटा किया ही नहीं। हमारे जमाने में हनीमून जैसा कुछ नहीं होता था। हमने तो आधे जीवन में गांव की सीमा ही पार नहीं की। शिवन्या ने अपनी सास के चेहरे पर एक अधूरी हसरत देखी। उसने धीरे से मयंक को इशारा किया, जो नीचे आ चुका था। मम्मी जी, एक विचार मेरे मन में आया है। मयंक और मैं तो फिर कभी चले जाएंगे, लेकिन इस बार आप और पापा कश्मीर जाएंगे। आप दोनों ने पूरी उम्र परिवार के लिए लगा दी, अब थोड़ा वक्त खुद को भी तो दीजिए। बिल्कुल सही कह रही है शिवन्या। मम्मी पापा, आप दोनों की टिकट और होटल बुकिंग मैंने पहले ही कर दी है, आप बस पैकिंग शुरू कीजिए। अरे नहीं नहीं, इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे। लोग क्या कहेंगे कि बहू बेटे को घर छोड़कर बुढ़ऊ बुढ़िया सैर कर रहे हैं। अरे जाने दे नीलिमा, भागीरथ का मन तो वैसे ही चंचल रहता है। घुमाएगा तो 4 दिन जलेबी कम खिलाएगा तुझे। सब हंस पड़े। अंततः नीलिमा और भागीरथ कश्मीर चले गए। वहाँ उन दोनों ने साथ में हसीन पल बिताए, बहुत मस्ती किया। और इसी तरह 15 दिन के बाद जब वे लौटे तो नीलिमा का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मम्मी जी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप बहुत कमजोर लग रही हैं। पता नहीं बेटा, शायद सफर की थकान है। चक्कर से आ रहे हैं और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन नीलिमा की हालत नहीं सुधरी। एक सुबह जब नीलिमा रसोई में थी, उसे अचानक मतली महसूस हुई। मयंक और शिवन्या ने तय किया कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बधाई हो, नीलिमा जी माँ बनने वाली हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। भागीरथ जी ने अपना सिर पकड़ लिया और नीलिमा चादर में मुंह छिपाने लगी। डॉक्टर ने बिटिया क्या कह रही हो? ये उम्र है इसकी तो बहू आ गई है घर में। दादी जी, कुदरत का नियम है, लेकिन नीलिमा जी की उम्र को देखते हुए ये रिस्की भी है। हम अब इसे गिरा नहीं सकते, क्योंकि उससे नीलिमा जी की जान को खतरा हो सकता है। आपको ये बच्चा पालना ही होगा। डॉक्टर के जाने के बाद भागीरथ और नीलिमा एक दूसरे की नजरों से बच रहे थे। नीलिमा, ये सब कैसे? लोग क्या कहेंगे? सब आपकी उस कश्मीर वाली आशिकी का नतीजा है। अब मैं किस मुंह से बाहर निकलूंगी? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मौसम का दोष है। बहू बेटे, हमसे गलती हो गई। गलती कैसी माँ? ये तो भगवान का वरदान है। शिवन्या ने स्थिति को संभाला। उसने अपनी सास का हाथ पकड़ा और बड़ी शालीनता से बात की। मम्मी जी, आप क्यों रो रही है? बच्चा भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर भगवान ने इस उम्र में आपको ये तोहफा दिया है, तो हम इसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। मयंक और मैं इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। लेकिन दादी कल्याणी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अरे ओ मयंक के बाप, शर्म नहीं आई तुझे? पोता खिलाने की उम्र में अपना ही बच्चा लेकर बैठ गया। और नीलिमा, तू तो बड़ी सती सावित्री बनती थी। अब देख गली की औरतें कैसे थू थू करेंगी। अम्मा, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या जान लोगी हमारी? समाज के लोग ना तो दाल देते हैं ना चावल। हम इज्जत अपने दिल से कमाते हैं। फिर इतना क्या सोच रहे हो आप लोग? समय बीतता गया। नीलिमा का पेट दिखने लगा था।
वो कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन पड़ोसन रजनी और अलका अचानक घर आ गई। रजनी, अलका और जानकी नए न्यूज चैनल बन चुकी थी। बहू आई नहीं कि वजन बढ़ गया, नीलिमा का गाल देखे गोल गोल। मैं तो कहूँ शादी की मिठाइयों से पेट फूल गया होगा। बस अब कुछ ही दिन में गुड न्यूज आएगी। नीलिमा बड़ी मोटी हो गई हो, बहू के हाथ का घी ज्यादा ही खा रही हो क्या? हाँ रजनी आंटी, मैं मम्मी को बहुत खिलाती हूँ, अब आराम का वक्त है उनका। जब पड़ोसनें चली गईं, तो शिवन्या ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि समाज के सामने वो खुद को गर्भवती बताएगी ताकि सास की बदनामी ना हो। मम्मी जी, आज से आप ढीले कपड़े पहनेंगी और बाहर नहीं जाएंगी। मैं बाहर सबको कह दूंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगले दिन दादी कल्याणी बाजार से बच्चों के खिलौने और झूला लेकर आ रही थी कि जानकी मिल गई। अरे कल्याणी ताई, ये झूला किसके लिए? क्या घर में कोई खुशखबरी आने वाली है? हाँ, आने वाली है, घर में पालना झूलने वाला है। यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई कि शिवन्या गर्भवती है। औरतें बधाई देने घर पहुंचने लगी। शिवन्या ने आनन फानन में अपनी साड़ी के अंदर तकिया बांध लिया। अरे नीलिमा, बहू की गोद भराई कब कर रही हो? गोद भराई? हाँ, हम सबने प्लान कर लिया है, अगले हफ्ते 7 सिंगार होगा। अरे वाह शिवन्या, तूने तो बड़ी जल्दी खुशखबरी दे दी। चल अब इसी खुशी में पड़ोसियों को भी कुछ खिला पिला दो। आखिरकार बहू की गोद भराई कब की जाएगी? गोद भराई तो जरूरी होती है। नहीं, अभी नहीं, और खाना पिलाना तो बच्चा होने के बाद होता ही रहेगा। अरे मम्मी कह रही है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आंटी अगर आप सब कह रही हैं तो अगले हफ्ते गोद भराई पक्की। जैसे ही औरतें गईं, घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे। बहू, ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? माँ, जो होगा देखा जाएगा। हम सच बोले तो आप बदनाम होंगी, झूठ बोले तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। शिवन्या, तू पागल हो गई है। तकिया लगाकर गोद भराई कैसे होगी? पकड़ी गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मम्मी जी घबराइए मत, हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अरे भगवान, हमारा हनीमून तो घर को ही तबाह कर गया। गोद भराई का दिन आ गया। शिवन्या की माँ सुमित्रा भी आ गई थी। उन्हें सब सच पता था। बेटी, ये तू बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है। अगर सच सामने आया तो? माँ, मेरी सास ने मुझे बेटी माना है। क्या एक बेटी अपनी माँ के इलाज नहीं बचा सकती? शिवन्या ने नीलिमा को अपनी भारी बनारसी साड़ी पहनाई और इतना लंबा घूंघट कर दिया कि चेहरा दिखना नामुमकिन था। योजना ये थी कि गोद भराई की रस्म नीलिमा की होगी, पर सबको लगेगा कि वो शिवन्या है। अरे बहू, इतना लंबा घूंघट क्यों? जरा चेहरा तो दिखा। अरे हमारे खानदान की रीत है, गोद भराई के दिन बहू का चेहरा सूरज ढलने के बाद ही देखते हैं। रस्में शुरू हुई, ढोलक बज रहे थे, औरतें नाच रही थीं। तभी अचानक नीलिमा को चक्कर आने लगे और तेज मतली हुई। ओह, मुझे उल्टी आ रही है। वो संभल पाती उससे पहले ही वो लड़खड़ाई और उसका घूंघट पूरी तरह खुल गया। सामने नीलिमा का उभरा हुआ पेट और पसीने से तरबतर चेहरा था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ढोलक बजना बंद हो गया। ये क्या? ये तो नीलिमा है, और ये तो सच में गर्भवती है। और शिवन्या? शिवन्या ने तुरंत अपने पेट से तकिया निकाला और फेंक दिया। छी, बेशरम सास, इस उम्र में ये सब? बहू को ढाल बनाकर खुद का पाप छिपा रही थी। भागीरथ भाई साहब बड़े शौकीन निकले आप तो। उम्र का तो लिहाज किया होता। नीलिमा रोने लगी और भागीरथ की आंखें झुक गईं। तभी शिवन्या शेरनी की तरह बीच में खड़ी हो गई। बस, बहुत हो गया। आप सब किसे बेशर्म कह रहे हैं? मेरी माँ को, जिसने एक नई जान को जन्म देने का साहस किया है। क्या माँ बनना सिर्फ जवान औरतों का हक है? क्या कहीं लिखा है कि एक उम्र के बाद पति पत्नी का प्यार गुनाह हो जाता है? तुम इस उम्र में अपने पति के प्यार से वंचित हो तो इसमें मेरी सास की क्या गलती है? मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। हमें गर्व है कि मेरे माता पिता ने इस बच्चे को अपनाने का फैसला किया, बजाय इसके कि वे इसे मार देते। और सुनो मोहल्ले वालों, सही कह रही है बहू। नीलिमा मेरी बेटी है और इस घर की रानी है। जिससे हंसना है हंसो, रोना है रोए, पर बच्चा आएगा और हम पालेंगे, समझे कि नहीं?
अगर मेरी बहू ने इस उम्र में हिम्मत दिखाई है तो मैं उसके साथ हूँ। जिसे जो कहना है कहे, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मेरी हिम्मत मेरी पत्नी है और मैं उस पर गर्व और बेहद प्यार करता हूँ। पड़ोस की औरतों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गईं कि प्यार और जीवन का कोई निश्चित समय नहीं होता। हमें माफ कर दो नीलिमा, हमने सिर्फ समाज की नजरों से देखा, एक औरत की ममता को नहीं समझा। कुछ महीनों बाद घर में एक नन्ही परी की किलकारी गूंजी। बधाई हो, बेटी हुई है। कल्याणी खुशी से नाची। लड़के आई है, लक्ष्मी आई है। शिवन्या ने बच्ची को गोद में लिया। ये मेरी ननद नहीं बल्कि बेटी है। मैं इसे माँ जैसा प्यार दूंगी। नीलिमा ने शिवन्या का हाथ पकड़ा। मेरी गोद तो भर गई थी, पर मेरा दिल तूने भर दिया। भागीरथ जी आज भी उसके लिए गजरे लाते हैं, और अब वो नीलिमा के लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी बेटी के पालने पर सजाने के लिए होते हैं। गांव में आई शॉर्ट ड्रेस पहनने वाली बेशर्म सास। हेलो आंटी, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? ओह हैंडसम, मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ क्या? अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। आज भी मेरे सामने आज की लड़कियां चाय कम पाने लगती है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी तो आप बिल्कुल जवान हैं। चलिए आप एक बात बताइए, आपको जाना कहाँ है? मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये हुई ना बात। तुम मुझे सत्यमैन क्लब में छोड़ देना, मेरा घर वहीं है। हाँ जी जी, क्यों नहीं। इसके बाद शर्मीली अमन के बाइक पर बैठकर अपने घर की ओर जाने लगती है। कुछ समय के बाद अमन उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है। थैंक यू सो मच हैंडसम बॉय। अब मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊंगी। मेंशन नॉट। ओके बाय। अमन के इस तरह कहने पर शर्मीली वहां से चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं आजकल की औरतों का क्या हो गया है। जितनी ज्यादा उम्र बढ़ रही है उतनी ज्यादा उनकी जवानी छा रही है। अब तो ऊपर वाला ही बचाए ऐसे लोगों से। ये तो फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लेती है। अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए इनको। वो कहावत है ना कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वही हाल है इस बुढ़िया का। ऐसा कहकर अमन भी वहां से चला जाता है। दरअसल ये कहानी है शर्मीली की, जिसकी उम्र 50 से 55 साल की थी, लेकिन वो आज भी अपने आप को 18 साल की लड़की से कम नहीं समझती थी। कहने को तो उसका नाम शर्मीली था, लेकिन शर्म नाम का एक भी गुण नहीं था उसमें, क्योंकि वो इस अधेड़ उम्र में भी आजकल के मॉडर्न ड्रेस पहनती थी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शर्मीली का पति सुरेश उससे कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें अपने इस मॉडर्निटी क्लब, पार्टी, शॉपिंग और मेकअप से फुर्सत है कि तुम अपने बेटे के बारे में कुछ सोचो। अजय क्या हुआ? क्यों आप इतनी सुबह सुबह मेरे ऊपर भड़क रहे हो? क्या कहना चाहते हो तुम? थोड़ा साफ साफ तो कहो। अरे मैं कहना चाहता हूँ कि अब हमारा बेटा विशाल बड़ा हो चुका है। उसकी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन तुम्हें उसकी कहाँ खबर होगी, क्योंकि तुम तो अपने पार्टी, शॉपिंग, क्लब में ही बिजी हो। अरे इससे फ्री होगी तभी तो तुम अपने बेटे के बारे में सोचोगी। अच्छा तो ये बात है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे के लिए बिल्कुल मस्त मॉडर्न आइटम लेकर आऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए। राम जाने तुम्हारी सोच को क्या हो गया है। आखिर कब तुम अपनी बेशर्मी छोड़ोगी? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि अपने होने वाली बहू के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। अरे हमें अपने बेटे के लिए बहू लेकर आनी है, ना कि किसी आइटम सॉन्ग के ऊपर डांस करने वाली है। तभी विशाल हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मम्मी ने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढी भी ना, तो वो भी शायद अपने मॉडर्निटी में ही चूर रहेगी। अगर आप लोगों को सच में मेरी शादी करवानी है तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि शहर की लड़की से तो बिल्कुल मैं शादी नहीं करूंगा। अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो किसी गांव की सीधी सादी लड़की से करवाइएगा, नहीं तो मैं ऐसे ही सिंगल ठीक हूँ। अरे विशाल बेटा, तू ये क्या कह रहा है? तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है क्या? माँ, बात विश्वास की नहीं है बल्कि मेरी जिंदगी का है। भाग्यवान, विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा विशाल, मैं तेरी शादी किसी गांव की अच्छी लड़की से करवाऊंगा। वैसे मैंने बात तो पहले से ही गांव में कर ली है। हम परसों ही गांव के लिए रवाना होंगे और वहां पर जाकर पंडित जी से बात करेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पहले से ही ढूंढ रखा है। अरे जब आपने इतना कुछ कर ही लिया था तो मुझे इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? वैसे भी विशाल बेटा, हम गांव तो परसों जाएंगे ना, इसलिए मुझे गांव जाने के लिए कुछ कपड़े लेने होंगे और साथ में सैंडल भी और ज्वेलरी भी।
ठीक है माँ, ये लीजिए 50,000 रुपए और अपने लिए कुछ बढ़िया से कपड़े ले लीजिए। अगले दिन शर्मीली शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और वहां जाकर वो बहुत सारे ड्रेस देखती है और सोच में पड़ जाती है। सूट साड़ी गाउन तो आजकल हर लोग पहन लेते हैं, लेकिन मुझे इनसे कुछ हटकर पहनना होगा। लेकिन अब मैं क्या पहनूं कि सबकी नजरें बस मुझ पर ही हो। मुझे कुछ तो डिफरेंट पहनना होगा। शर्मीली पहले तो बहुत सोचती है और फिर शॉपिंग करना शुरू करती है। शॉपिंग करते करते उसकी नजर एक ड्रेस पर जाती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही कमाल की है और मुझ पर अच्छा भी काफी लगेगा। ये ड्रेस पहनूंगी तो शायद मैं अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी और पूरे शादी में बस मैं ही छाई रहूंगी। ये शॉर्ट ड्रेस मेरे ऊपर बहुत ही सूट करेगा, साथ ही सैंडल के साथ क्या हाई हील भी काफी मैच करेगा। इसे पहनने के बाद तो बिल्कुल कमाल की ही लगूंगी। और वैसे भी इसे पहनने के बाद जब मैं गांव में जाऊंगी तभी तो ये पता चलेगा कि मैं शहर की रहने वाली हूँ। ये सोचकर शर्मीली अपने लिए शॉर्ट ड्रेस ले लेती है। 2 दिन बाद सभी घर वाले शहर से गांव आ जाते हैं। साथ ही शर्मीली का ये रूप देखकर पूरे गांव वाले हैरान थे। क्या बात है, गांव के हर मर्द की नजर बस मेरे ऊपर ही है। इसका मतलब मैं बिल्कुल रॉपचिक लग रही हूँ। माँ, ये आपने क्या पहन रखा है? हाँ, सभी लोग आपको देखकर मजाक बना रहे हैं। क्या बोल रहा है बेटा, ये मजाक नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। और वैसे भी जो मन करेगा मैं वही करूंगी। बहन जी की तरह रहने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं तो बस मॉडर्न दिखना चाहती हूँ। तभी बीच में शर्मीली का पति सुरेश बोलता है, अरे ये तुम्हारा शहर नहीं है बल्कि गांव है। यहाँ रीति रिवाज पहनने ओढ़ने का तरीका शहर से बिल्कुल अलग है। भगवान के लिए तुम प्लीज ऐसे कपड़े मत पहनो। अरे जाओ जी जाओ, मैं अपने फैशन के आगे किसी की नहीं सुनूंगी। ये कहकर शर्मीली गांव घूमने के लिए निकल जाती है, जहां गांव की सभी औरतें शर्मीली को ऐसे देख बातें करने लगती हैं। हे मारा राम जी, इस बेशरम ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसे तो तनिक भी शर्म नहीं आ रही है। अरे हाँ बबीता बहन, तुम सही कह रही हो। अगर शर्म हया इसमें बची होती तो ये ऐसे कपड़े पहनकर पूरे गांव में थोड़ी ना घूमती। शर्मीली तो शहर जाकर बिल्कुल ही बेशरम हो गई है और ये यहाँ अपने बेटे की शादी करने के लिए आई है। सच में ये तो बिल्कुल एक बेशरम सास ही बनेगी। शर्मीली ये सारी बातें सुन तो रही थी, लेकिन फिर भी उन औरतों की बातों को अनदेखा करके वहां से चली जाती है। शर्मीली को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो तो अभी भी वैसे ही कपड़ों में पूरे गांव घूमती है। लेकिन बेटे विशाल और उसके पति सुरेश को शर्मीली का ये चाल चलन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे ही कुछ सप्ताह बीत जाते हैं और सुरेश के बताए मुताबिक पंडित जी एक रिश्ता विशाल के लिए लेकर आते हैं। जजमान, ये रही लड़की की फोटो, देख लीजिए, इसका नाम गरिमा है। ये लड़की बहुत ही संपन्न है। अब मेरे कहने का मतलब है सर्वगुण संपन्न है, पूरी तरीके से संस्कारी है और ये सिर्फ सूट और साड़ी ही पहनती है। इसे शहर की चाल चलन बिल्कुल भी नहीं पता। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। जी जी, लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है और सीधी साधी भी लग रही है। क्यों शर्मिली? अब आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? करनी तो वैसे भी आप लोगों को अपनी ही मन की है। अरे तुमसे कोई सलाह लेना भी पाप हो गया है। पंडित जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। जी जजमान, चलिए अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ऐसा कहकर पंडित वहां से चला जाता है। लड़की वालों को भी विशाल पसंद आ जाता है। शादी की डेट फाइनल हो जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और आज विशाल की शादी होती है। माँ देखिए, आज तो मेरी शादी है, इसलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी शादी में कम से कम आप एक हिंदुस्तानी औरत की तरह ड्रेस पहनिएगा, प्लीज मॉडर्न ड्रेस मत पहनिएगा। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? ये सब बात छोड़, आज तेरी शादी है और आज तो मैं सिर्फ अपने मन की करूंगी। देखियो, आज तेरी शादी है, लेकिन आज तेरी दुल्हन को देखने के बजाय सभी तेरी माँ को ही देखेंगे। अरे बेटा, तू समझा भी किसे रहा है? भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कहकर बाप बेटे वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शर्मिली पार्लर वाली से ढेर सारा मेकअप करवा लेती है, जिसके बाद उसका खरीदा हुआ शॉर्ट ड्रेस पहनकर वो तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद बारात अपने स्थान पर पहुंच जाती है, जहां शर्मिली अपनी बहू के पास जाकर कहती है, देख बहू, लग रही हूँ ना मैं एकदम सेक्सी पटाखा। देख तो, सब तुझे छोड़कर मुझे ही देख रहे हैं। मैंने तो तुझे भी फेल कर दिया।
कैसी बेशरम सास है मेरी। सब इनका मजाक उड़ा रहे हैं, सब लोग घूर घूर कर देख रहे हैं, लेकिन इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी इस ड्रेस का बैक साइड की पट्टी कुछ ज्यादा ही पतली नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे ये टूट जाएगा। मेरी मानिए तो आप इसे चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। ये सब पहनने की मुझे आदत है, ये इतनी ही पतली रहती है। ऐसा कहकर शर्मिली अपनी बहू गरिमा की बात को अनदेखा कर देती है। ऐसे ही पहले विशाल और गरिमा की शादी के फेरे करवाए जाते हैं और फिर उनका जयमाला होता है। और जयमाला के दौरान सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी गरिमा की नजर उसकी सास के ऊपर पड़ती है, जहां उसकी सास की ड्रेस का पट्टी बस टूटने ही वाला होता है कि तभी वो भागकर उसे पकड़ लेती है। थैंक गॉड गरिमा बहू, अगर आज तूने मुझे पकड़ा ना होता तो ये ड्रेस ऐसे ही नीचे निकल जाती। आज मेरी इज्जत तूने बचा ली बहू। नहीं माँ जी, या जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। आप मॉडर्न के नाम पर ये जो कर रही थी, ये बहुत ही गंदा और अश्लील था। मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं इस तरीके की ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। मैं एक भारतीय नारी की तरह रहूंगी। मैं अब से तुझे वादा करती हूँ कि मैं साड़ी को छोड़कर और कुछ भी नहीं पहनूंगी। बस माँ जी, अब आपको माफी मांगने की और रोने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, इतना ही काफी है। जिसके बाद शर्मिली उस दिन से साड़ी पहनना शुरू कर देती है। वो अपने बेटे की शादी में साड़ी पहनती है और अपनी बहू को अपने घर लेकर आती है। अब से वो अपने घर में भी अपने बहू के साथ एक भारतीय नारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है और अपने मॉडर्निटी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए साड़ी पहनना शुरू कर देती है। और इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।